नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस स्पेशल करंट अफेयर्स के सेशन में जो कि सिर्फ संडे संडे आपको मिलता है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस बेहतरीन सेशन को जिसमें आपके कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। और ये प्रश्न आपके चाहे जो भी एग्जाम हो करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ है तो करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी बिल्कुल रेडी होंगे। हम फटाफट चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न कह रहा है इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे। डाटा प्राइवेसी डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक 25 जनवरी को, 28 जनवरी को, 30 जनवरी को या फिर 31 जनवरी को। तो देखो बेटा, यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि ये इंटरनेशनल डेटा प्राइवेसी डे प्रत्येक वर्ष को कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। ये डेटा प्रोटेक्शन डे आखिर शुरुआत कब से मानी जाती है? तो इसकी शुरुआत बेटा मानी जाती है 2006 से। ठीक, क्यों? क्योंकि ये काउंसिल ऑफ यूरोप के द्वारा की गई थी। ठीक, इस दिन कन्वेंशन जो होता है उसका 108 जो संधियां हैं उस पे कहीं ना कहीं जो है इसमें हस्ताक्षर किया गया था। और उसी हस्ताक्षर की स्मृति में जो है इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया? कहा गया भैया डिजिटल युग आ रहा है तो व्यक्तिगत डेटा जो है कहीं ना कहीं गोपनीय होना चाहिए। ठीक, उस पर सभी का नियंत्रण या सभी की पहुंच इतनी आसानी से नहीं होना चाहिए। इसीलिए ये प्राइवेसी डेटा डे मनाया जाता है 2006 से प्रतिवर्ष 28 जनवरी को। तो ये आज का पहला प्रश्न हो गया। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना एपीवाई को किस वित्तीय वर्ष तक जारी रखने का स्वीकृति दे दी है? 2027 से 28, 2029 से 30, 2030 से लेकर 2031 और आपका 2032 से लेकर 33। तो ये आपको जो है सी विकल्प सही है। 2030 से लेकर 2031 के मध्य में क्या किया गया है? जो अटल पेंशन योजना थी इसे आपका लागू रहेगा। अब अटल पेंशन योजना की अगर बात करें तो ये बेटा जो है 60 साल की जब आप हो जाते हैं तब ये मिलती है। और मिलती कैसे? पहले क्या है, पहले इसमें आपको निवेश करना रहेगा। जैसे कि आप 90 रुपए जो है मिनिमम एक चार्ज होता है, ये 90 रुपए पर मंथ अगर निवेश कर रहे हैं तो क्या होगा, 60 साल के जब आप पूरे होंगे तो प्रति माह आपको 3000 रुपए फ्री के रुपए आपको मिलता रहेगा। ठीक, जैसे आप ये 90 रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक, इसमें क्या है, इसमें कम से कम आपको 20 साल का निवेश जरूरी होता है। ठीक, इसके बाद जो है आपकी उम्र के हिसाब से योगदान होता है और वो आपका रिवर्ट में एक पेंशन आपको मिलती है। ठीक, इसमें क्या किया गया, इसमें आपका जो 80C अधिनियम है उसके तहत 1.5 लाख तक का टैक्स छूट भी इसमें दी गई। ठीक, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले आज के क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बार केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड किस नेता के नाम पर है? पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मोरारजी देसाई, यशवंत सिन्हा। अगर हम बात करें, अभी हम लोगों ने लास्ट जो संडे था उस दिन हम लोगों ने बजट की क्लास की थी। बजट की क्लास में भी इस चीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर लिया था। ठीक, अब यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मोरारजी देसाई जो हैं ये आपके सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने वाले नेता में गिने जाते हैं। अगर कितनी बार किया है तो इन्होंने अभी तक का 10 बार कर चुके हैं। ठीक, और इसमें 8 इन्होंने क्या किया था, 8 इन्होंने पूर्ण बजट किए थे और 2 क्या थे, 2 आपके अंतरिम बजट प्रस्तुत किए थे। अगर वहीं पे निर्मला सीतारमण जी की बात करते हैं तो 2026 में उन्होंने क्या किया है, 2026 में इन्होंने अपना 9th बजट को प्रस्तुत किया है। अगर ये अगली बार प्रस्तुत करती हैं तब जो है यहाँ पे मोरारजी देसाई के बराबर हो जाएंगी, ये समकक्ष हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर ये प्रस्तुत करती हैं तो वहां पे क्या होगा, वो इनसे आगे निकल जाएंगे। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत सरकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार घोषित किया है? ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कैसे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है क्योंकि ये अभी सबसे लेटेस्ट में जो अधिकार दिया गया है, जो मासिक धर्म होता है, मेस्टेल होता है, उसमें क्या किया गया है, आपके अनुच्छेद संख्या 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। ठीक, अभी तक क्या है, अभी तक जैसे 38 आपके अधिकार इसमें शामिल थे, अब एक और जुड़ गया है तो टोटल यहाँ पे आपको 39 अधिकारों को इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। आखिर इसमें होगा क्या? अगर हम बात करें सिंपल सा कि इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है ये कहा है, सिंपली जैसे मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी, चाहे वो स्कूल हो, अगर 12 साल से
बड़ी कोई भी बच्ची है वो स्कूल जाएगी या फिर किसी ऑफिस जाएगी, कहीं पर भी होगी, तो उसका ये मौलिक अधिकार है कि वहां पे स्वच्छता होनी चाहिए। ठीक, अलग वॉशरूम होना चाहिए, विभाजित वॉशरूम, मतलब कि एक तरह से बॉयज का अलग होना चाहिए, गर्ल्स का अलग होना चाहिए, और वहां पे जो है सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध होनी चाहिए, मतलब जो पैड्स होती हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए, और भी मुफ्त में, ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये उनके जीवन के इस अधिकार को या व्यक्तिगत अधिकार को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचेगी। और यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन तो आपका ये पूछा जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा इसमें कौन से मामले में हुआ है। तो ये डॉक्टर जया ठाकुर बनाम भारत संघ मामला 2026, आप इसे याद रखिएगा, और इसे आगे भविष्य में भी कई बार इससे प्रश्न पूछा जाएगा। सही आंसर आपका आर्टिकल 21 हो जाएगा। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन किन दो स्टेशनों के बीच चलेगी। ठीक, अब नई दिल्ली से कोलकाता, गुवाहाटी से हावड़ा, मुंबई से अहमदाबाद या फिर वाराणसी से पटना, तो किन दो स्टेशनों के बीच में पहली जो है वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, मतलब पहले जो चल रही थी वो क्या है, वो स्लीपर ट्रेन नहीं थी, उसमें भी बैठ के यात्रा करते थे। अब ये पहली है जिसे स्लीपर ट्रेन शुरू की गई है। ये कहाँ से कहाँ तक, तो गुवाहाटी से लेकर आपका हावड़ा के बीच में इसको शुरू किया गया है। अब क्लियर यहाँ पे ये करना है कि ये लंबी दूरी की जो यात्रा है ना, ये क्या है, आपका कहीं ना कहीं सोने की व्यवस्था की गई, क्योंकि सीधी सी बात है, रात भर की अगर यात्रा है तो व्यक्ति बैठा तो रहेगा नहीं, तो इसीलिए इसमें स्लीपर ट्रेन की व्यवस्था की गई। इसमें टोटल कोचों की संख्या कितनी है, 16 है, और वहीं पे अगर एसी की बात करते हैं तो एसी आपके कितने हैं, 11 आपके एसी हैं, और 3 टियर की बात करते हैं तो 4 आपके 3 टियर हैं। क्लियर। और एक क्या है, एक आपका क्लियर फर्स्ट क्लास का है। ठीक, एक यहाँ पे फर्स्ट क्लास की सीट हो जाती है। कुल यात्रियों की संख्या की अगर बात कर ले रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको ट्रेन का प्रीव्यू भी दिखाना चाहूंगा। ये आपकी ट्रेन है, इसमें अगर हम ये बात करते हैं कि टोटल यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो यहाँ पे टोटल 823 पैसेंजर को ले जा सकती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे याद रखिएगा, बी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर से किया। गोरखपुर से किया, आगरा से किया, वाराणसी किया है, या फिर जो है मेरठ से किया है। तो यहाँ पे याद क्या रखना है, जो आपका ये 72वां राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन है, ये उद्घाटन तो किया गया वाराणसी से, लेकिन वाराणसी से भी इन्होंने कैसे किया है, तो इन्होंने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक, जैसे आप हमारी लाइव क्लास कर रहे हैं ना, उसी तरह से इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका जो है उद्घाटन किया है वाराणसी से। क्लियर। और ये कब से कब तक चलेगा, तो ये आपके जनवरी में हो चुका है। इसमें टोटल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो इसमें टोटल 58 टीमों ने भाग लिया। कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया है, तो लगभग 1000 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, पश्चिम बंगाल राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में हाल ही में किस आईएएस अधिकारी की नियुक्ति की गई है। यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे याद ये रखना है कि ये पहली महिला मुख्य सचिव है, उनके रूप में यहाँ पे नियुक्ति किसकी आखिर की गई है, अल्पना बंदोपाध्याय की, नंदिनी चक्रवर्ती की, रश्मि सिन्हा की, या फिर अर्चना पटनायक की। तो यहाँ पे याद किसे रखना है, यहाँ पे आपको याद रखना है नंदिनी चक्रवर्ती की। अगर बात करें तो इनकी जो नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति 31 दिसंबर को होती है। पुराना क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2025 को होती है। और यहीं पे अगर बात करते हैं तो ये इस राज्य की पहली हैं, और इन्होंने जिसका स्थान लिया उनका नाम मनोज पंत था, लेकिन उसे आपको याद नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे इनका नाम आपको क्लियर तौर पे याद रखना है। अगर इन्हें देखना चाहें तो ये आपकी जो है नंदिनी चक्रवर्ती जी है। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक डाक सेवा बंद करने वाला देश का पहला, मतलब पहला देश, विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है। जर्मनी बना है, फ्रांस बना है, इटली बना है, या फिर डेनमार्क बना है। तो यहाँ पे याद किसे रखना है, डेनमार्क को याद रखना है कि जो पारंपरिक डाक सेवा होती है ना, वो डाक सेवा अब क्या है, अब चिट्ठी यहाँ नहीं आएगी। जो पोस्ट होता था ना, वहां चिट्ठी अब नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि बेटा अब देखिए ज्यादातर क्या है, मैसेज का जमाना है, लोग व्हाट्सएप कर देते हैं, मेल कर देते हैं, तो यहाँ पे चिट्ठियों का चलन धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, इसीलिए इसे बंद कर दिया है डेनमार्क ने पूरी तरह से। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में सबसे अधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? एलिस पेरी, दीप्ति शर्मा, सोफी एक्लेस्टोन या फिर मेगन सुट, कौन बनी है? तो यहाँ पे याद रखना है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा जी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा जो है 152 विकेट लेकर, मतलब T20 में क्या किया है, T20 में 152 विकेट लिए है। T20 में विकेटों की संख्या कितनी है? 152। इसके बाद क्या है, इन्होंने सबसे पहले स्थान पे आ गया। अगर इसके पहले बात करते हैं तो जो मेगन सुट हैं, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ठीक इन्होंने कितने 151 विकेट लिए हुए हैं, मतलब अगर एक विकेट से इनसे आगे चल रही हैं अभी हाल ही में। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। इनका कितना है, इनका 151 हो गया है। यहाँ पे दीप्ति जी का कितना है, तो दीप्ति का 152 हो गया है, इसीलिए आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली पहली युवा भारतीय महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकेयन, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा या फिर प्रीति राणा, तो इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पे याद किसे रखना है, इसे याद रखना है काम्या कार्तिकेयन को। क्यों याद रखना है? क्योंकि यही है जो कि साउथ पोल है, साउथ पोल पर पहुंची हैं, ठीक, इसलिए इनको आपको याद रखना है, ये पहली महिला है। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, मामाडी डोम्बोया ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? घाना का, गिनी का, गैबोन का या फिर चाड का? तो यहाँ पे किसका, तो ये बेटा गिनी का जो है चुनाव जीता है। एक बार इनको भी देख लीजिए ताकि याद रहे। ये है आपके मामाडी जी, ठीक, इन्होंने गिनी का जो है चुनाव जीता है, राष्ट्रपति का चुनाव। अब ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर बात करते हैं इनके मत कितना मिला है, तो मत बेटा इनको बहुत मिले हैं, 86.72%, ठीक, इनको मत हासिल हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं तो 2021 में जो तख्ता पलट हुआ था उसके माध्यम से ये सत्ता में आए थे, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में तत्कालीन राष्ट्रपति वहां के हैं अल्फा कोनेट, वो क्या है, पद से हटाया गया था। क्लियर? तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। परिणामों को क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है, ठीक। अब जो है सुप्रीम कोर्ट स्वीकृत कर लिया है तो कोई बात ही नहीं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? यूरो क्या है? यूरो आप सभी को पता है, एक ऐसी मुद्रा है जो कि क्या है, कई देश उसे अपनाते हैं, जो कि यूरो जोन कहलाता है। यूरो जोन के जितने भी देश हैं उन देशों को इसे अपनाया जाता है। क्लियर? अब यहाँ पे 1 फरवरी 2026 से जो है एकमात्र वैध मुद्रा को किसने अपनाया है? सर्बिया, बुल्गारिया, अल्बानिया या फिर स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पे बुल्गारिया जो है, बुल्गारिया ने इसे अपना लिया है, इसलिए याद रखा। यूरो होता क्या है? ये है यूरो मुद्रा। क्लियर? तो यूरो जो जोन है उसके जितने भी कंट्री हैं वहां पे टोटल अब तक के 21 देश हो चुके हैं, उन सभी में यही मुद्रा चलती है आधिकारिक रूप से। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, 52 G7 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कनाडा में किया जाएगा, जापान में किया जाएगा, इटली में किया जाएगा या फिर फ्रांस में किया जाएगा? अगर बात करते हैं तो ये कब किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है 14 से लेकर 16 जून। कब बेटा? 14 से लेकर 16 जून 2026 में किया जा रहा है। और किया कहाँ जा रहा है, तो ये मणिपुर में किया जा रहा है ना, मणिपुर में किया जा रहा है। अरे बेटा फ्रांस में, मणिपुर यहाँ पे कहा हमने दे दिया है तो आपने तुरंत टिक कर दिया, ठीक। तो फ्रांस में इसे किया जा रहा है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें 7 देश सम्मिलित हैं, आप सभी को पता है, जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें 8वां जो है ये कहीं ना कहीं सम्मेलन है, तो इसकी भी बात करते हैं, 52वां सम्मेलन। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया गया है? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में या फिर मेघालय में? क्लियर? तो यहाँ पे देखिए, नाग मनाई उत्सव की बात करते हैं तो नाग मनाई उत्सव आपका मनाया जाता है मणिपुर में, ठीक। ये मणिपुर में आयोजित होने वाला एक कहीं ना कहीं 5 दिवसीय उत्सव होता है। इसमें कब आयोजित किया जाता है? जब फसल वहां की कटती है ना, फसल कटने के बाद वहां पे आयोजित किया जाता है। क्लियर? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य में उन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, राजगीर वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य। तो किसको दिया है? तो जो कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य है इसे अभी हाल ही में जो है क्या किया गया है, बाघ अभ्यारण्य में उन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। क्लियर?
अब यहाँ पे ये देख सकते हैं ये कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है और यह कहीं ना कहीं कैमूर पर्वत की एक श्रृंखला में स्थित है और लगभग अगर बात करते हैं तो 1504 वर्ग किमी में फैला हुआ है और ये कैमूर और रोहतास जिलों में विस्तृत होती है। ठीक, तो यहाँ का ये बिहार का दूसरा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है या फिर कहें टाइगर रिजर्व है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि आखिर वन जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है इसको कब बनाया गया था, तो इसे 1979 में बनाया गया था। कब बेटा? तो 1979 में इसे बनाया गया था। अब क्या है, अब इसे टाइगर रिजर्व के रूप में सूचित कर दिया गया है। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी किसे चुना गया? भारतीय थल सेना को, भारतीय नौसेना को, भारतीय वायुसेना को, असम राइफल्स को। तो यहाँ पे भारतीय जो नौसेना है, भारतीय नौसेनाओं को तीनों जो सेनाओं में है उसमें मार्चिंग के दौरान सबसे नंबर 1 पे चुना गया है। क्लियर? ये आपकी यहाँ की इनकी झांकी है, ये भी आप देख सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, गणतंत्र दिवस परेड में 2026 में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में झांकियों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर को, केरल को, महाराष्ट्र को, गुजरात को। तो यहाँ पे बेटा महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है, सबसे पहले स्थान पे है। और इनका विषय क्या था? इनका विषय था गणेश उत्सव। क्लियर? यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। तो जो गणेश उत्सव है उसकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक के रूप में इसे दिखाया गया था, इसीलिए इसे सबसे पहला स्थान प्राप्त हुआ है। क्लियर? हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में वही चीज है, बस इसमें स्थान कौन सा पूछा गया, द्वितीय स्थान पे कौन है। ठीक, मतलब गणतंत्र दिवस परेड 2026 में सेकंड स्थान पे कौन आया? महाराष्ट्र आया, जम्मू कश्मीर आया, केरल आया, तमिलनाडु आया। तो यहाँ पे आपका बेटा जम्मू कश्मीर आ गया। अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, जम्मू कश्मीर में क्या था, तो यहाँ पे हस्तशिल्प को प्रस्तुत किया गया था। कैसी थी? तो यहाँ पे ये दिखाई गया है हस्तशिल्प को, तो इसे हस्तशिल्प और लोक नृत्य के कारण इसे सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला भी सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, तृतीय स्थान को पूछ लिया गया है, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा आपको याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। केरल को, पंजाब को, उत्तर प्रदेश को या फिर राजस्थान को, तो ये सही हो जाएगा इसमें आपका केरल। केरल में क्या है, केरल में आपका जो है झांकी जो दिया गया था, विषय क्या था, वाटर मेट्रो एवं 100% डिजिटल साक्षरता यहाँ का जो है एक विषय था, इसीलिए यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे अब देखिए क्या है, यहाँ के आप सभी को पता है केरल की जो आपकी साक्षरता है वैसे भी ज्यादा ही है, तो यहाँ पे 100% डिजिटल साक्षरता की बात की गई है एवं वाटर मेट्रो जो वहाँ का निर्मित किया जा रहा है वो इसे पे दिखाया गया है। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड पे कर्तव्य पथ पर पूर्णतः पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी, सिमरन बाला, भावना कंठ, मिताली राज। देखिए बेटा यहाँ पे याद क्यों रखना है, इसलिए याद रखना है क्योंकि पुरुष दस्ते का नेतृत्व किया है और महिला ने किया है। क्लियर? मतलब पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। अब पुरुष दस्ते में कितने जवान शामिल थे? तो 147 जवान शामिल थे, उन्हीं सभी का नेतृत्व किया था जो है आपकी सिमरन बाला जी ने। ये है आपकी सिमरन बाला। ये जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में जो है राजौरी जिले से संबंधित है, वहां पे क्या है, इन्हें एक कमांडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया था और वहीं पे से अब इन्हें डायरेक्ट जो है नेतृत्व के लिए बुलाया गया है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, इनका नाम भी याद रखना है। क्लियर? हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में किसने अपनी पहली खेल नीति का शुभारंभ किया है? सिक्किम ने, गोवा ने, लद्दाख ने या फिर मिजोरम ने? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख बेटा। लद्दाख ने अभी हाल ही में अपनी पहली खेल नीति का जो है शुभारंभ किया है, तो इसे आपको याद रखना है। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत वेनेजुएला पर हमला किया था? ऑपरेशन फ्रीडम शील्ड, ऑपरेशन आयरन फिस्ट, ऑपरेशन स्टॉर्म गार्ड या फिर ऑपरेशन एबोल्यूट रिजर्व। तो किसके तौर पे किया था? तो बेटा यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने जो वेनेजुएला के खिलाफ एक उच्च स्तरीय सैन्य अभियान चलाया था ना, वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया था। इस मिशन के तहत क्या है, अमेरिकी विशेष बलों एवं सेना ने क्या किया था, वेनेजुएला की राजधानी कराकस में संचालन किया, जिसमें राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का प्रयास शामिल था। अमेरिकी कार्रवाई में अलग अलग ठिकानों पर क्या किया गया था, हमले किए गए थे। ऑपरेशन में व्यापक सैन्य की कार्रवाई की गई थी, तो इसीलिए आपको इसे याद रखना। यहाँ पे हम दिखा भी दे रहे हैं, ये है आपका ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व।
क्लियर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पे मुख्य अतिथि कौन था? जो बाइडेन तथा ऋषि सुनक, एंटोनियो कोस्टा, उर्सुला वॉन डेर लेयन या फिर एमेनुअल मैक्रो या जस्टिन ट्रूडो या फिर व्लादिमीर पुतिन और सी जिनपिंग। तो कौन था? तो यहाँ पे बी आंसर याद रखना, एंटोनियो कोस्टा तथा उर्सुला वॉन डेर यहाँ पे क्या थे? मुख्य अतिथि थे। इन दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि अतिथि के लिए पूछा ही जाता है। यहाँ पे आपको हम दिखा भी दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कौन सा शहर देश का पहला पूरी तरह से स्लम मुक्त शहर बनने जा रहा है? सूरत है, इंदौर है, भोपाल है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे याद किसे रखना बेटा? इसे याद रखना है आपको, सूरत को। सूरत यहाँ पे पहला जो ऐसा है शहर जो कि स्लम मुक्त बनने वाला है। अब इसकी जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या यहाँ पे 70 से कितनी है? 80 लाख। अब यहाँ पे बेटा एक प्रश्न जिनको पता होगा उनके मन में आएगा, सर जी भाई ये चंडीगढ़ क्या था? चंडीगढ़ तो भी पहले जो है स्लम मुक्त बनाया गया था, लेकिन बेटा वो क्या है? चंडीगढ़ आपका 10 लाख की आबादी के लिए था। ठीक, अगर 10 लाख की आबादी के लिए पूछता है तो आपका क्या हो जाएगा? आपका चंडीगढ़ ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले 70 से 80 लाख, तब क्या है? तब वहां पे आपका सूरत हो जाएगा सही। तो 70 से 80 लाख पे सूरत हो जाएगा। 10 लाख पे पूछा जाता तो चंडीगढ़ पहला है जो कि वर्तमान में बन चुका है, वर्तमान में मौजूद भी है, लेकिन आबादी के हिसाब से पहला कौन सा है? सूरत यहाँ पे आपका है क्योंकि यहाँ की आबादी ज्यादा है। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में 8वीं राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन बना है? असम बना है, मेघालय बना है, सिक्किम बना है, राजस्थान बना है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है असम जो राज्य है, असम राज्य आपका पहला बना है जिसने क्या किया है? 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी, जैसे कि नियम था कि 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा 8वें वेतन आयोग को, तो यहाँ पे गठित कर दिया गया है और इसे जो 7 लाख कर्मचारी इनके थे, पेंशन भोगी थे, उन सभी को यह क्या किया गया? वहां पे उनको बेनिफिट दिया जाएगा। क्लियर। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में कानूनी अधिकार पाने वाली दुनिया की पहली कीट कौन बनी है? अमेजोनिया डंक रहित मधुमक्खियां, हनी आंट्स या फिर ड्रैगन फ्लाई या फिर पेपर वाप्स। तो इसमें याद किसे रखना? इसमें ए विकल्प आपका सही है। जो यहाँ पे डंक रहित जो है मधुमक्खियां होती हैं इनको क्या किया गया है? मतलब जो स्टिंगलेस बीज हैं इनको बताया गया है ये लीगल राइट्स हैं, मतलब इनको कानूनी अधिकार आप पूरे सौंप दिए गए हैं। जैसे एक इंसान के होते हैं उसी तरह से कीट के भी हैं। क्लियर। तो इसे आपको याद रखना क्योंकि पहली कीट है। क्लियर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला है हाल ही में किस राज्य ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया? तो ये तो सबका सही हो जाएगा। स्वाभिमान मतलब सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये कहाँ पे है? तो बेटा ये गुजरात में ही। इसमें कौन सा आपको टेंशन की बात है? गुजरात हो गया, तो इसमें आपको इसे याद रखना है। अब ये कब? तो ये जनवरी में किया गया। अब जिसे बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग अगर बात करते हैं सोमनाथ मंदिर की तो 1026 ईस्वी में महमूद ऑफ गजनी द्वारा सोमनाथ टेम्पल पर जो आक्रमण किया गया था, इसके बाद से क्या है? हर वर्ष ये मनाया जा रहा हो 1000। अब की अगर देखा जाए तो 1000वीं जो है क्या है? इस पे जयंती के रूप में मनाया गया, मतलब वर्षगांठ इसकी है 1000वीं वर्षगांठ है। ठीक, तो इसमें क्या दिखाया जाता है? इसमें यही दिखाया जाता है कि जो हमारी आस्था है, आस्था के 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं तो इसीलिए इसे मनाया जाता है। क्लियर। हाँ, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी पूछा जाता रहेगा, अब भी पूछा जाएगा। हाइड्रोजन चलित आपकी कहाँ पे शुरू की गई है? तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है या फिर राजस्थान है। तो यहाँ पे हरियाणा से क्या किया गया है? पहली आपकी जो है हाइड्रोजन चलित ट्रेन पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है और ये कहाँ पे चलेगा? तो यहाँ पे जींद से लेकर सोनीपत के बीच में, सोनीपत, जींद से लेकर सोनीपत के बीच में इसे चलाया जाएगा। क्लियर। हम यहाँ पे आपको दिखा भी दे रहे हैं कि कैसी लगती है। ये है आपकी हाइड्रोजन ट्रेन। क्लियर। तो यहाँ पे आपका अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अब बढ़िया चीज है, अगर हाइड्रोजन का उत्पादन हो जाए तो कहीं ना कहीं आप सभी जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम सफर तय कर सकते हैं और स्पीड में कर सकते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया? अंतर्राष्ट्रीय शांति पर्व के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान वर्ष के रूप में, चरागाह व रेजिलेंट्स
का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय खनिज संरक्षण वर्ष के रूप में। तो बेटा यहाँ पे याद किसे रखना है, इसे 2026 में किया गया है चरागाह और रेंजलैंड्स के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। ये आज का क्या था, हमारा अंतिम प्रश्न था। अब जो हमने देखने वाले हैं ये आज इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में शुभंकर उदय किसने जारी किया है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने, गृह मंत्रालय ने, इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्रालय ने, नीति आयोग ने। तो इन चारों में से किसने आखिर शुभंकर उदय को जो है जारी किया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम चलते देख लेते हैं जो लास्ट संडे हम लोगों ने करंट का अपना क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन का उत्तर क्या है। हमने प्रश्न पूछा था 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 1.0 लाख करोड़, 1.2 लाख करोड़, 1.4 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़। तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना कि 16वां वित्त आयोग जो है उसने क्या किया है, 1.4 लाख करोड़ जो है वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या किया है, रिकमेंडेशन किया है। तो इसे आपको याद रखना है। इसी के साथ में क्या है, इसी के साथ में आज का हमारा ये सेशन पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो को मिलता रहे, और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।